प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी कुछ ही देर बाद में आप लोगों का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम है। तो मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए पहले ही। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा परीक्षा से संबंधित। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है। चाहे आप लोग 2023 का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है जेक द्वारा, उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। जो कोडरमा जिला का मॉडल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और काफ़ी सारे किताब का जो क्वेश्चंस है, काफ़ी सारा वीडियो पहले ही अपलोड है। आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। अभी समय है 2 घंटा 3 घंटा आप लोगों के पास में अभी वक्त है। आप लोग जा करके अगर एक थोड़ा करके आप लोग देख लेंगे तो हो सकता है कि जो प्रश्न आप लोग देखेंगे वही एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि मैं काफ़ी सारा ढूंढ करके खोज करके काफ़ी वायरल प्रश्न, काफ़ी एमसीक्यू प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। और जिस समय आप लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो आप लोगों का आंसर की सबसे पहले न्यू क्लासेस चैनल में ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कितना टिक लगा के सही आएंगे और कितना आप लोग गलत टिक लगा के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ मिला के रख लीजिएगा। और यहाँ जो पहला प्रश्न है ना, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आज मैं टोटल आप लोगों को 25 प्रश्न बताने वाला हूँ जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना आप लोग जानते ही भी होंगे उसका जवाब, और काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आप लोग नहीं जानते होंगे, तो उसे आप लोग याद करके रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए जो प्रश्न है ना कि निवल निवेश की परिभाषा है। तो निवल निवेश होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, तो याद रखिएगा आप लोग। निवल निवेश की जो परिभाषा होता है ना कि पूंजीगत वस्तुओं की स्टॉक में वृद्धि होना, ये होता है उनकी परिभाषा। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति द्वारा किया जाता है उसका निर्धारण। अगला जो प्रश्न है ना 3 नंबर का कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप में क्या होता है। तो देखिए हाजिरी या फिर चालू बाजार भी होता है, और जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि वायदा बाजार, ये भी होता है। मतलब जो है ना यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है। तो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी डॉलर का अवमूल्यन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अमेरिकी जो डॉलर है, अमेरिकी जो पैसा है, उसका अवमूल्यन जो हुआ था ना 12 फरवरी 1993 में हुआ था। पहला पॉइंट सही है, आप लोग याद करके रखिएगा। और यहाँ 6 नंबर का जो प्रश्न है कि दोहरी विनिमय प्रणाली का आरंभ कब हुआ है। तो 1 मार्च 1992 में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जितने सारे प्रश्न अभी आप लोग देख रहे हैं ना, आप ही लोग की किताब सा है, किताब के ही जो अंदर में प्रश्न है ना वही प्रश्न मैं उठा करके लाया हूँ। हो सकता है यहाँ से मिले, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मिलना और ना मिलना ये ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। बस हम लोग अनुमान लगा के आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न भिड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया है शायद उनका तो अलग ही एक दिमाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, आप लोग देख लीजिए कि एस ताराकोर कौन थे। एस तारापोर जो हैं कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है, एस तारापोर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं उनका नाम है, आप लोग याद रखिएगा, तारापुर। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो वस्तुओं के आयात और निर्यात में होता है व्यापार संतुलन का अर्थ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न है ना यहाँ पर अपना प्रश्न देख लीजिए कि 9 नंबर का जो प्रश्न है कि व्यापार क्षेत्र में कौन सी मंदें शामिल होती है। तो व्यापार क्षेत्र में दृश्य मंदें जो हैं वो शामिल होता है, आंसर याद रखिए। और 10 नंबर का प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष टैक्स। ठीक है, तो देखिए अप्रत्यक्ष कर जो होता है ना वो उत्पाद शुल्क में होता है, उत्पाद शुल्क में होता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, मतलब कौन भाषा का शब्द है। बजट जो है ना कौन भाषा का शब्द है, तो देख लीजिए फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन भाषा का, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा आखिर किसने दिया था। तो याद रखिएगा बेनहम ने दिया था, बेनहम, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना 13 नंबर का
कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए व्यापार संतुलन का वह अर्थ होता है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न नोट करिए कि भुगतान शेष का घटक होता है। तो भुगतान शेष का जो घटक होगा ना, यहाँ पर देखिए चालू खाता भी होगा और पूंजी खाता भी होगा। मतलब सी ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ए और बी, इसका दोनों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नोट करिए कि चालू खाते को निम्नलिखित में से कौन सी मानदेय होती है। चालू खाते में कौन सी मानदेय उसमें पाया जाता है। तो देख लीजिए इनमें से सब होगा। इनमें से सब मतलब दृश्य पदों का आयात होगा। यहाँ पर देखिए पर्यटकों का खर्च होगा, दृश्य मंदों का निर्यात होगा। मतलब डी ऑप्शन जो यहाँ पर है ना, इसका सही जवाब है। देखिए भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है। तो निश्चित समय अवधि होगा, व्यापकता होगा, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड होगा। मतलब डी ऑप्शन जो है ना, सही जवाब है। अगला प्रश्न नोट करिए, दृश्य मंदों के अंतर्गत में किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए मशीन को शामिल किया जाता है, कपड़ा को शामिल किया जाता है और सीमेंट को शामिल किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है आप लोगों को। इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था। तो देखिए अधिकांश देशों में न स्थिर विनिमय का दर उस समय पाया जाता था। पहला पॉइंट जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। पूंजी खाते का जो लेन देन होता है ना, जैसे हम लोग लेन देन करते हैं ना पैसा का, तो किस रूप में होता है। तो प्रवाह के रूप में होता है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। आगे देख लीजिए कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत में कौन आते हैं। तो विकासात्मक व्यय के अंतर्गत में शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, सामाजिक कल्याण भी आएगा। मतलब डी ऑप्शन जो है ना, इसका सही जवाब है। आगे देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत में कौन से आते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट है ना यहाँ पर। तो देखिए गैर विकासात्मक व्यय में कौन वाला आएगा। तो देखिए पुलिस भी शामिल होगा उसमें, कानून तथा व्यवस्था भी शामिल होगा और जो पेंशन होता है वो भी शामिल होगा। आप लोग आंसर याद करिए। और अगला जो प्रश्न है ना कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो देखिए प्राथमिक घाटा जो होता है ना, वो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। आंसर याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न नोट करिए, निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी जो है ना वो अप्रत्यक्ष कर है। मतलब डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। 24 नंबर का प्रश्न नोट करिए कि कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है। तो देखिए पूंजीगत व्यय जो है ना, वो पुल के निर्माण में इसे शामिल होता है। और अगला प्रश्न जो है ना यहाँ पर, और यह बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि भारत की वित्तीय वर्ष क्या है। तो देखिए भारत की जो वित्तीय वर्ष है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि हाँ किस तरीके से होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग जिस समय एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारा मिसप्रिंट भी रहेगा, ठीक है। काफ़ी सारे आंसर उसमें नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर गलत क्वेश्चन रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा, तो उसमें नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। जो जैक बोर्ड में जो मॉडल पेपर जारी किया है ना, उसमें काफ़ी सारे मिसप्रिंट देखने को मिल रहा है। जैसे 10th क्लास का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी काफ़ी मिसप्रिंट था। 12 का भी एग्जाम जो पहले हुआ था ना कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसमें भी मिसप्रिंट देखने को मिला है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं। और काफ़ी सारा वीडियो और मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।